वो 21 वाले अटैम्प्ट में और ये 24 वाले अटैम्प्ट में किसी और ने नहीं दी, किसी और इंस्टीट्यूट ने दी, वो आपने दी। चाहे वो आपके लिए हो, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, मतलब हर एक चीज़ की, चाहे वो शेल्टर हो, चाहे फूड हो, सब कुछ आपने सब लोगों का ध्यान। इवन जिसे कहते हैं नवजात शिशु एकदम, जो मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, तो उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू आप उन सब की तरफ से। एक सोच रहे हैं ना कि ओवरऑल मुझे उस पोस्ट तक पहुंचाने के लिए एक मार्गदर्शन चाहिए, एक सपोर्टर की तौर पर किसी बंदे को देखते हो या किसी इंस्टीट्यूट को देखते हो, सर्च एंड है आपके यहाँ पर, सर्च एंड है सर, मेरा ये कहना है। लिंकिंग लॉ बिल्कुल। जो मैं ये कहूँगी कि जैसे 2018 में मेरा नहीं हुआ था, तो उसी के बाद आपकी एक सीरीज़ आई थी पेपरथॉन, राइट। तो मैंने जितनी भी आपकी सीरीज़ थी वो हरियाणा बेस भी था, राजस्थान बेस भी था। मैंने आपके वीडियोस देख के सेम वो फॉर्मेट को अप्लाई किया और मैंने अपनी आंसर राइटिंग के अंदर जो जितने भी तरीके के मॉडिफिकेशन कर सकती थी, तो वहाँ से मैंने ये सीखा। एंड यू वोंट बिलीव, बट आपके जितने भी वीडियोस थे सब मैंने आंसर नोट डाउन किए थे, सेम उसी फॉर्मेट पे नोट डाउन किए थे। एक सो हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉ आपके अपने इस परिवार के अंदर आप सभी का स्वागत एंड एनर्जेटिक वेलकम। देखिए, आज आपके बीच में मैं एक नहीं दो ऐसी हस्तियों को इनवाइट है जो करने वाला हूं। एक तरफ हमारे बीच में रहेंगे प्रीतिश पारा सर और साथ ही साथ में है गजेंद्र सिंह जी। पता है, इन दोनों हस्तियों के बीच में, दोनों पर्सनैलिटी के बीच में काफी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, इन्होंने उस समय, जिस समय मैंने अपनी जिंदगी के फेलियर को फेस किया था और फिर मैंने अपना रास्ता पलट लिया था, उस समय भी जो है हमारे साथी जो है रहे हुए हैं और देयर आफ्टर रुकने का नाम तो इन्होंने रखा ही नहीं। आपको पता है वो जो डायलॉग हम क्लास में बोला करते हैं ना, रुके ना तो झुके ना, तो वो आपको जो ना इन दोनों के केस में स्पेशली अप्लाई होगा। 7 साल से ज्यादा का एक संघर्ष जो है फाइनली अपनी मंजिल को अंजाम तक पहुंचाता है, सफलता को अर्जित करके हासिल करके ही दम लेता है। और इतना ही नहीं, आरटीआई की कॉपीज, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, आरटीआई की कॉपी निकलवाना कितना मैंडेटरी है। अगर आप मेंस के एग्जाम के अंदर फेल हो रहे हो तो वो आपको जानने को मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, इंटरव्यू का जो एटमॉस्फेयर आपके बीच में होता है, जहां पर आपके अंदर थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा भय रहता है, तो वो कितना किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। और हाई कोर्ट खुद हमारी किस तरीके से मदद करता है इंटरव्यू के हॉल के अंदर भी और बाहर। एडीजे साहब, जब आपका इंटरव्यू का कोऑर्डिनेशन होता है ना, मेन इंटरव्यू की बात कर रहा हूं मैं, मॉक इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा, तो वहां पे एडीजे साहब जो है वो आपको कोऑर्डिनेट करते हैं किस तरीके से अफेक्शन और प्यार के साथ में आपका नर्वसनेस है जो कम किया जाता है। और ऐसे कई सारे किस्से और कई सारी बातें आपके बीच में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ हमारे गजेंद्र सिंह जी। यस सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। गजेंद्र सिंह जी हमारे बहुत ही हम्बल, मतलब कह सकता हूँ एक जेंटलमैन काइंड के जज है ना, वो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सर। और लिटरली 7 साल 7 इयर्स, या उससे भी ज्यादा का सफर रहा होगा ना। मतलब कहीं की जो है मैं कह सकता हूँ कि बाकी सब बातें बाद में, स्टूडेंट सब दूसरी तरफ, एक मित्रता का जो रिलेशन है ना, मैं वो उनके साथ महसूस है जो करता हूँ और करता रहूंगा, है ना। ये हाई कोर्ट के जज बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बनेंगे, तो भी जो है ना ये दोस्ती नहीं टूटेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, गजेंद्र सिंह जी के बारे में बहुत सारी बातें मुझे करनी है। नंबर 1 कि किस तरीके से नॉन एनएलयू, ध्यान से सही अच्छे से सुनना, एनएलयू से पास आउट होंगे तो ही जज बन पाएंगे, ये मिथ है ना। तो उस मिथ को जो है आज आपके सामने इनकी कहानी से मैं तोड़ने वाला हूँ और इन्हीं की कहानी को वापस क्रॉस कंफर्म भी कराऊंगा एक और सक्सेस से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड फॉर दिस ग्रेट लवली इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। प्रीतिश जी जो है वो शब्दों के तो जादूगर हैं और ज्ञान के भी महारथी है, और इसका सबूत आप देख ही पा रहे हैं कि सिविल जज, मेरे लिए बड़ा प्राउड का फीलिंग होता है कि मेरे लेफ्ट में सिविल जज है, मेरे राइट में सिविल जज है, और इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। ऊपर वाले धन्यवाद, ऐसा बना के रखना, है ना। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। गजेंद्र में पहले आपसे मैं बड़ा इनफॉर्मल होकर आपसे बात करना चाहता हूँ, है ना। तो इसके लिए मुझे स्पेशली अलाउ कर दें। आज अपन क्लासरूम वाली कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। ज्ञान की बातें करेंगे लेकिन अलग अंदाज के अंदर। एक बात बताओ, 2018-19 का जो एक सेगमेंट था, जब वो एक तरीके से एक फेलियर को अपन ने फेस किया था,
वो मेरा लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पे मैंने एक रास्ते को छोड़ दिया था, लेकिन ये बंदा जो है उस रास्ते पे टिका रहा था। इसने तो ठान के रखा था कि मैं तो नहीं छोड़ने वाला। तो उस समय क्या वो चीज़ थी, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, क्या चीज़ थी कि नहीं यार मेरे को तो उस चीज़ को अचीव करना। वहाँ पे क्या तुम्हें भी पेन महसूस हुआ था या एकदम पेनलेस पर्सन हो? प्लीज़ बताओ। सर इसके पीछे मैं अपने जो कह सकते हैं स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड को इम्पोर्टेंस दूंगा, जिसने मुझे एक अच्छी फाउंडेशन दी है कि जो कहते हैं ना कि लड़ाई के अंदर आप जब अटेम्प्ट करते हो किसी भी चीज़ को, तो आपके सामने रिजल्ट क्या होगा, या तो आप जीतोगे या आप एक्सपीरियंस लोगे। हार जैसा तो कुछ सोचते ही नहीं हम लोग, हमारा माइंडसेट रहता ही नहीं है। तो वही चीज़ ये कंपटीशन एग्ज़ाम था, 6th क्लास से सब जूनियर देन जूनियर देन सीनियर से मैं अपना नेशनल में अपना स्टेट में मेडल अचीव कर रहा था। तो कंपटीशन के अंदर जो नर्वसनेस होती है, या जो कभी कभार जैसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस, जैसे हम आम लोग कहते हैं कि हार मिल गई, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपीरियंस मिल गया। फिर उसको सीख कर, उसको प्रैक्टिस करके कि भाई इसके अंदर कैसे महारत हासिल की जा सकती है, अगले साल उस मेडल का कलर बदला जा सकता है। वही चीज़ यहाँ पर हुई। उस चीज़ के अंदर मुझे हेल्प करी ITI ने, आपने, और एक जो कहते हैं ना कि इस पूरी जर्नी के अंदर जो अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं, जो हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर अच्छे से समझा, जैसे कि मैम हो गए, प्रीतिश मैम हो गए, आप हो गए, आपकी पेपराथॉन हो गई, आपका चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो मार्गदर्शन हो गया। तो वो सारी चीज़ें हेल्प करी और आज मुझे यहाँ पहुँचा दिया सर। मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इन्होंने जो कुछ भी कहा है ना, इसको वापस 0.75 की स्पीड में सुनना। यस। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कई सारी ऐसी बातें बताई। मैंने तो एक बहुत पुरानी बात है कि छलांग लगा ले तो समुंदर के अंदर, या तो तैर जाएगा या तैराकी का अनुभव सीख जाएगा, है ना। तो वही बात इन्होंने कही कि हारना वारना तो कुछ होता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, दो बातें जो मुझे पर्सनली क्लिक की। एक तो स्पोर्ट, वाकई में अगर एक पर्सन जो स्पोर्ट्स से कनेक्टेड होता है ना, तो वो जो खेल भावना, खेल स्पिरिट जो होती है, वो हमको हारने जीतने का अनुभव जो है पहले से क्या करती सिखा देती है, और वापस रीप्ले का भी क्या करते अनुभव जो दे देती है। तो अगर आप खेल से जुड़े हुए हैं तो कनेक्टेड रहो, चाहे कोई भी खेल खेलते हो, खेलना चाहिए। नाउ दूसरी बात, जैसे इन्होंने जिक्र किया RTI का, ठीक है, वैसे तीसरी बात और है, इन्होंने मेरा भी जिक्र किया था, वो मैं एंड पे आऊंगा। लेकिन दूसरी बात RTI का, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक जुडिशियल एस्पिरेंट की पढ़ाई में कैसे वर्कआउट करता है, थोड़ा एक्सप्लेन करो सर। जो मैंने इस चीज़ का इम्पोर्टेंस देखी हुई थी कि नॉर्मली आपको गाइड्स वगैरह या कोई सीनियर या जिसने कभी अटेम्प्ट भी ना दिया हो, वो भी आपको ज्ञान दे रहा होता है। लेकिन जब आप खुद देखते हैं कि जो अथॉरिटी हमारे को मार्क्स देने वाली है, जिसने अटेम्प्ट नहीं दे रखा होता है वो भी ज्ञान दे रहा होता है। जी सर, होता है सर। yes, that's true, yes. मैंने फील किया सर ये बहुत बार। तो फिर RTI की कॉपी से ये तो साफ हो गया था कि जिन अथॉरिटीज़ से हमें नंबर मिल रहा है, वो अथॉरिटी उस पर्टिकुलर सवाल के अंदर क्या कंटेंट चाहती है जिसमें वो अच्छे से अच्छे हमें मार्क्स देंगे। तो ये मुझे 18 वाले में और 2021 वाले के अंदर सीखने को मिला, और इसका नतीजा आज ये 24 के अंदर मैं सिविल जज और अपनी गलतियों से मतलब अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँ तो आपने 18-19 में जो RJS अपीयर किया था, आपने उसकी RTI की कॉपीज जी सर, और आपने खुद की कॉपीज भी देखी और आपने अपने दोस्तों का जिक्र भी किया। मतलब आप आपस में एक ऐसा नेटवर्क ग्रुप बना के भी रखते थे। जी सर, जहाँ पर मतलब आप एक दूसरे की मतलब गिव एंड टेक होता है, तो आप अपनी कॉपी उसको दिखाते थे और उसकी कॉपी आप भी देखते थे, ताकि दोनों का अनुभव जो है वो गेन कर सकें। सर इसमें क्या हुआ था, हम लोगों का एक क्लास का ग्रुप था, कुछ कॉलेज के हम लोग सब साथ में स्टूडेंट थे, तो वो लोग भी RJS के लिए अटेम्प्ट दे रहे थे। तो उनके भी अटेम्प्ट थे, उनका भी अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ थी, उनके भी नॉन के अंदर थे। क्योंकि मेरे साथ तो ये रहा है सर, मेरी फैमिली के अंदर मैटरनल और पैटर्नल में मैं ही हूँ लॉ ग्रेजुएट, और अब अच्छा, फर्स्ट जनरेशन। जी सर, इसको भी नोट किया जाए। आप सुन रहे हो, ये जो बार बार तुम खुद को क्या कहते हो, मन को दुखी करते रहते हो ना, कि हमारे पास कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है, हम कैसे जज बन सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, न केवल गजेंद्र जी बल्कि प्रीतिश जी भी अपने परिवार के अंदर जो है अलग ही एक्सेप्शन निकल गए हैं, यानी कि लीगल बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी इस फील्ड के अंदर आप आगे बढ़े। मैं 2 मिनट यहाँ पे पॉज देता हूँ गजेंद्र जी, मैं आता हूँ प्रीतिश जी, यानी कि आप अपने परिवार के अंदर फर्स्ट पर्सन हो जो लॉयर बने, फर्स्ट पर्सन हो जो जज बने, और फर्स्ट पर्सन होंगे जो हाई कोर्ट के जज बनेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, करेक्ट। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि मेरे को इस लीगल लाइन के अंदर जाना है? सर 2015 में एक्चुअली ग्रेजुएशन हुआ था, बीकॉम किया था। उसके बाद मतलब वो होता है ना कि बीकॉम तो कर लिया, पर अब आगे क्या, मतलब क्या करना है, तो कोई विजन नहीं था। बट जैसे गजेंद्र सर हम जानते थे एक दूसरे को पहले से, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि लॉ करेंगे।
बट वी वर दैट मच नाइव एट दैट पॉइंट कि हमें ये भी नहीं पता था कि NLU के अलावा मतलब 3 ईयर कोर्स भी होता है लॉ का। तो फिर जब हमें वो पता चला, वो अपॉर्चुनिटी हमने अवेल करी एंड 2017 के अंदर हमें पता चला जुडिशियल ऑफिसर का ना, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के बारे में पता चला। तो बस सर वहीं से 2018 से ऐसा हो गया कि ओके, जैसे आपने ये बात कही कि पूरी फैमिली में कोई नहीं था, तो लॉ करना, सिर्फ लॉ कर लेना एक, वो कहते हैं ना कि एक स्टॉप नहीं था मेरे लिए। अब मैं इससे आगे क्या कर सकती हूँ, इससे बेटर क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे जो चीज़ ने मोटिवेट किया, पुश किया, वो यही था कि मुझे कुछ इतना बड़ा करना है कि जहाँ पे सिर्फ लॉ पढ़ लेना सिर्फ छोटा इतना सा ना काम रहे। और तो यहाँ से फिर वो स्टार्ट हुआ एंड देन 2018 से जर्नी स्टार्ट हुई और फाइनली आज हूँ यहाँ पे। ऐसे प्रतीश जी, गिरिंद्र जी, आपसे एक बात मैं जानना चाहता हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब इरादे बड़े खतरनाक होते हैं ना, खतरनाक इन द सेंस जब स्ट्रांग होते हैं, कोई हिला नहीं सके, तो फिर आप अपनी मंजिल को पा ही लेते हो सकता है कई बार ईश्वर जो है देर कर देता है किसी चीज को अचीव करने में। लेकिन एक मुझे बात ऑनेस्टली बताओ, जैसे कहीं कि आपने बताया कि 2018 के बाद आपको एक जानकारी मिली, शायद कहीं कि यहाँ पे हमको एक गाइडेंस की कमी, अगर बिल्कुल है ना, बिल्कुल एग्री करते हो कि अगर LLB के समय में हमें कोई बता दे कि भाई देखो तुम LLB कर रहे हो, ये रास्ता तुम्हारे लिए इस तरफ जाता है, तो शायद जो सफलता जो ईश्वर ने हमें आशीर्वाद आज दिया हो सकता है वो पहले आती। एग्री करते हो? अग्री, आई टोटली अग्री सर ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि एक गाइडेंस होना या एक एक्सपोजर होना, मैं ये कहूँ, बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये चीज़ होती तो जर्नी बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी होती और शायद इतना मैं कहूँ स्ट्रगल, बट ठीक है सर, क्योंकि मैं थोड़ा किस्मत में भी बिलीव करती हूँ और फेलियर तो नहीं कहूँगी। बट अगर जैसे आप मैसेज ये कन्वे करना चाहें उन स्टूडेंट को, आप ध्यान से सुनिएगा, एक मतलब आप बीती जो कहानी होती है वो बहुत मायने और बहुत कुछ सिखाती है। चाणक्य ने भी तो कहा था कि जीवन में दूसरों के अनुभव से सीखना शुरू कर दो, वरना सारे अनुभव अगर खुद लेने बैठ जाओगे तो जिंदगी क्या छोटी पड़ जाएगी, है ना। तो अगर आप उनको एक मैसेज देना चाहते हो प्रतीश जी, जो भी LLB कर रहे हैं या लॉ के फील्ड में एंटर करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग उन्हें जुडिशरी का प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना चाहिए? सर जिस दिन, मुझे तो ऐसा लगता है जिस दिन सपना देखा है उसी दिन से, जिस दिन सपना देखा है उसी दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हम डिली डैली करें या ये सोचें कि अरे अभी तो हम सेकंड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, ये करने के बाद क्योंकि हमारा LLB अफेक्ट होगा उससे, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन टाइप ऑफ थिंग हो जाती है। तो जिस दिन आपने सोच लिया है एंड यू आर कंफर्म अबाउट इट कि आपको ये करना ही है, तो बस वही दिन है, वहां से ही स्टार्ट कीजिए। मैं यहाँ पर रिकन्फर्म कर देता हूँ जो मैम ने कहा। आप भी एग्री करते हो इस बात से कि जब प्लान कर दिया है तब लग जाओ उसकी तैयारी? जी सर, 100%। चाहे वो LLB फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या फाइनल ईयर, इवन 10th क्लास हो, अगर आपने 10th क्लास में सोच रखा है कि मुझे क्लैट दे के अपना BLLB या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करना है, तब से क्यों नहीं। आप देखते हैं UPSC जैसे एग्जाम के अंदर भी 10th क्लास के बच्चे जाके प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी से, तो लॉ में क्यों नहीं सर? बिल्कुल, है ना। आपको इनके ऑरा के अंदर, इनके ऑरा का एक अलग तरीके का इन्फ्लुएंस महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब कि अगर आपने प्लान कर दिया, अगर आप कोर्ट में जाके जज को देख के महसूस करते हो कि आपका व्यक्तित्व तो उसके जैसा बनना चाहिए, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि आप लाइफ के किस स्टेज पर हैं, चाहे वो 10th का क्लास स्टेज क्यों ना हो, हमें प्लान करना चाहिए। और बिल्कुल सटीक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, एग्जांपल को लिंक किया है, मैं जरूर करूंगा, लिंकिंग लॉज आ रहा है बीच बीच में। तो मतलब इन्होंने कहा कि UPSC जब IAS की तैयारी करते हैं प्रति, तो उस समय कैंडिडेट 10th से 11th से ऑलरेडी, बिल्कुल सही बात है, स्टार्ट कर लेता है। अगर वो जैसे साइंस की फील्ड में जाना चाह रहा है तो पेरेंट्स उसके 11th और 12th के साथ उसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो व्हाई नॉट जुडिशरी? तो इस बात को जरूर ध्यान रखना। नो डाउट इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि मेरे लेफ्ट और राइट में दोनों जो है सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज है जिन्होंने अपने जीवन के अंदर एक समय तक संघर्ष करने के बाद चीजें हासिल की। लेकिन कहते हैं कि जिस समय पर अगर आप कोई चीज शुरू कर दो, तो समय पे चीज शुरू करेंगे तो समय पे खत्म भी होगी, ऑफ कोर्स, है ना। अच्छा, अब बात मैं एक और चीज करना चाहता हूँ कि आपके दोस्त वाकई में आपकी मदद करते थे इस बात को? आप किस, जैसे आपने कहा RTS की कॉपीज, जी सर, तो वापस इस तरीके से जनरली क्या होता है कि नहीं यार मैंने इसको बताया तो ये तो जज बन जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसी भावना थी? प्रैक्टिकली बता ना। नहीं सर इस पूरी जर्नी के अंदर जो सीटिंग जजेस की अगर मैं बात करूं, निखिल टाक और भावना मैम जो लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने अपनी कॉपी दी, उन्होंने जजमेंट राइटिंग, क्योंकि जजमेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल मतलब प्ले करती है, बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है, तो उन्होंने अपनी कॉपीज़ दी थी, इवन मेरे जजमेंट भी उन्होंने चेक किए थे और कुछ आंसर्स भी मुझे दिए थे, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और मैम का और हमारा साथ तो 18 से लेके 24 तक, अब उसमें वीकनेस स्ट्रेंथ एक दूसरे की, जैसा मेरा हिंदी मीडियम है
तो इंग्लिश की कॉपी इनसे चेक करवाना या कोई ऐसे वर्ड्स जैसे कहते हैं ना वोकैब, एग्जैक्टली, तो वो मैम ने बहुत हेल्प करी। टेंसेस में बहुत हेल्प करी, जिससे कि मेरे वो सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा रहा। तो वो सारी चीज़ें रही। मैंने लास्ट ईयर 49 अटैम्प्ट किया था, इस बार तो आपको पता है बहुत टाइट मार्किंग हुई है। अदरवाइज तो इंग्लिश के अंदर भी बहुत अच्छा था, तो रैंक ज़रूर ऊपर होती। तो हिंदी का होने के बावजूद भी मैंने इंग्लिश में काम किया, इंग्लिश के लिए मैम थे अवेलेबल। तो साथ जो अटैम्प्ट दे रहा है उसने भी बहुत हेल्प करी। इवन जो सिटिंग जज के तौर पे मौजूद हो गए उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। एग्जैक्टली, ये सवाल मैंने डेलिबरेटली पूछा है आगे से। एक्चुअली में क्या होता है, देखो आप अपनी सफर को अकेले तय कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जो सफर के जो साइड के जो मुसाफिर है ना, जो आप ही के तरह के सफर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको भी साथ में ग्रुप बना के रखो, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपके काम आता है। आपकी कमियों को आप तो कभी कहोगे नहीं ना। अगर मुझे कहा जाए कि मेरे में क्या कमी, मैं तो क्यों बताऊंगा। आपकी कमियों को आपका जो क्लोज वन है, आपसे जो जुड़ा रहता है, आपसे जो कनेक्टेड है, आपका मित्र है, फ्रेंड है, आपका ब्रदर है, वो है जो बताता है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि लीगल फील्ड के अंदर एक ग्रुप मायने रखता है। अच्छा, जजमेंट राइटिंग का हम बात कर रहे थे प्रतिष्ठित। जजमेंट राइटिंग का अगर कैंडिडेट्स को, जनरली कैंडिडेट्स का जजमेंट राइटिंग अटेंड नहीं हो पाता है मेंस के एग्जाम के अंदर। मैं आप सभी को बता दूं कि आरजेएस का एग्जाम के अंदर सिविल हो या क्रिमिनल हो, आपके जजमेंट राइटिंग का सवाल डेफिनेटली आता ही आता है, और जो सबके एंड में होता है, जी सर, है ना। तो उसमें अक्सर क्या होता है कि पेपर जो है वो पेंडिंग रह जाता है। बिल्कुल सर। इस बारे में आपको क्या लगता है कि पेपर पेंडिंग रहने के पीछे रीजन क्या है, और इस चीज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, प्लीज बताइए। सर यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। जैसे मैंने 2018 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था अपना, तो उसी साल मेरा LLB कंप्लीट हुआ था। राइट। तो एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी, बट एग्जीक्यूशन जो होता है किस तरीके से करना है, क्योंकि हम जस्ट पास आउट हुए थे, ऐसा लग रहा था कि ठीक है जैसे कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं वैसे। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ था कि वर्ड लिमिट एक्सीड हो गई और मेरा जजमेंट राइटिंग वाला पोर्शन या कुछ क्वेश्चंस वो छूट गए थे। मतलब एक आंसर को थोड़ा एक्स्ट्रा इंप्रेसिव बनाने के चक्कर में कहीं की जजमेंट छूटा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है। एंड फिर जब ये नहीं क्लियर हुआ था, फिर मैंने अपनी नोटबुक निकलवाई। वहाँ से मुझे पता चला कि ओके, एक तरीका अलग होता है, कॉलेज के एग्जाम्स अलग हैं, जुडिशरी के जो आप लिख रहे हो, मेंस लिख रहे हो, वो अलग है। फिर मैंने उस पर वर्क किया। फिर मैंने अपनी आंसर राइटिंग पे वर्क किया, कहीं ना कहीं जजमेंट्स पे वर्क किया। बट 2021 के अंदर ये प्रॉब्लम हुआ था सर कि मैं अपनी स्पीड पे थोड़ा सा, मैं कहूँगी शायद मेरे को डिले हो गया, तो एक जजमेंट रह गया था मेरा। एंड बाय दिस अटेम्प्ट मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि सर पूरा पेपर करना ही एक की है, जिसमें आप क्लियर हो सकते हो। एंड इन दिस अटेम्प्ट मैंने जजमेंट राइटिंग, मेरा वीक पोर्शन था, जजमेंट राइटिंग वाज माय वीक पोर्शन, तो मैंने जो ओरिजिनल जजमेंट्स होते हैं उनसे रेफर किया और वहाँ से सीखा। एंड मैंने उस चीज़ को मास्टर किया कि कैसे मैं 20 मिनट्स के अंदर अपना पूरा जजमेंट फ्रेम कर सकती हूँ। एंड वही हुआ एंड में, क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास काफी प्रैक्टिस भी किया था, करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान। अच्छा, एक बात बताओ गिरिंद्र जी, कि जब आप जजमेंट राइटिंग को डील कर रहे थे तो आप एक फॉर्मेट मेथड को फॉलो करते थे, मैं करेक्ट? जी सर, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। जी सर, उसके बारे में डिटेल बताइए कि वो मेथड किस तरीके से वर्कआउट करता है। और आप लोग ध्यान से समझना, निर्णय लेखन, जजमेंट राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो होता है, और उसके लिए भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। कई बार मैं भी आप लोगों को क्लास में कहता हूँ कि 5 एवरेज आंसर इज बेटर देन 3 बेस्ट आंसर, करेक्ट? अग्री है ना। तो ऐसे केस में आपका पेपर अटेंड तभी हो पाएगा, जैसा प्रीतिश जी ने बताया, पूरा पेपर अटेंड करना है ना, तो पूरी पॉलिसी, पूरा मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर्मेट मेथड किस तरीके से वर्कआउट करता है? सर मैंने टाइम के अकॉर्डिंग है ना कुछ फॉर्मेट बनाए थे, जैसे कि मुझे आधा घंटा मिलता है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद की बात कर रहा हूँ सर मैं, तो मेरा ये पैटर्न होने वाला है। अगर और कम टाइम मिल रहा है 15 से 20 मिनट, तो ये वाला पैटर्न होने वाला है। 12 से 8 मिनट के अंदर, 8 से 12 मिनट के अंदर एक पैटर्न था जिसके अंदर वो पूरे 5 पेपर, अगर क्रिमिनल की बात करें चार्ज फ्रेमिंग के साथ 8 से 12 मिनट के अंदर। ऐसा ही सेम अगर हम देखें इशू फ्रेमिंग के साथ इतना ही रहता है। ये 3 पैटर्न पे मैंने काम किया था, और ये तीनों पैटर्न मैंने अपने सीटिंग जज दोस्तों के साथ शेयर किया था। उन्होंने कहा था ये बेहतर है, इसके अंदर ये 2 लाइन के अंदर आप कंक्लूड कर सकते हो एप्रिसिएशन को। एप्रिसिएशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लो, एक लाइन के अंदर भी आप पूरा डायमेंशन चेंज कर, एक इवन वर्ड के अंदर भी आप चेंज कर सकते हो। वही सारी चीज़ें सीटिंग जज ने और मैम ने, हमने सब ने बैठ के जब उस चीज़ को प्रिपेयर किया था, प्रैक्टिस की थी, मैं ये बोलूँगा सर, तब ये सारी चीज़ें निकली थी। और जैसा कि मैंने बताया कि निखिल टाग एंड भावना मैम, उन्होंने ओरिजिनल जजमेंट भी दिए थे। जो बड़े बड़े जजमेंट्स होते थे वैसा आजकल नहीं होता है सर, आजकल छोटे छोटे पैराग्राफ्स में भी जजमेंट्स होते हैं। तो उन्होंने खास तौर पे मेरे लिए निकाल के मुझे दिया था,
और उसमें से जो हिंदी के अंदर जो लीगल टर्मोलॉजी यूज़ होती है उसको यूज़ करा था मैंने, ताकि थोड़ा इम्प्रेशन रहे। और किस तरीके से एप्रिशिएशन को और छोटा किया जा सकता है, कौन से ऐसे पॉइंटर है जिनको आप सिर्फ एक लाइन में डाल सकते हो। तो वो बहुत सारी चीज़ हमारा टाइम स्पेस दोनों बचाती है, और वो 10 से 12 मिनट, और मैक्सिमम अगर हम देखें तो 20 मिनट के अंदर पूरा पेपर आराम से हो जाता है। अगर मैं सिविल की बात करूँ 45 मिनट जी से पूरा जजमेंट राइटिंग मिला के 45 मिनट पहले मेरा ये सिविल का पेपर हुआ था, और 15 मिनट पहले मेरा क्रिमिनल का पेपर हुआ था। आपने सिविल का पेपर 45 मिनट पहले कर जी दिया सर। था। ओ भगवान, देखो ये तो बात मैं नहीं कह पाऊंगा कि आप लोग इसको जरूर अप्रोच करें, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इनके पास में ना एक प्री प्लान था। एक इतिहास का कैरेक्टर है आउटसाइड इंडिया का है, शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स प्रीतिश जी, ये क्या है, एक जासूस हुआ करता था। तो उसकी प्लानिंग कुछ इस तरीके से, वो घर से निकलने से पहले आंखें बंद करके इमेजिन करता था कि अगर रास्ते में ये आया तो मुझे क्या करना है, फिर अगर ये आ गया तो मुझे क्या टर्न करना है। जैसे इन्होंने कहा ना कि अगर मेरे पास इतना मिनट बचा है तो मेरे को इतने में लिखना है, इतना टाइम बचा तो इतने में लिखना है, मतलब पहले से ये तय करके चले गए। इसको बोलते हैं प्री डिटरमाइंड अप्रोच। सर जब प्रैक्टिस करते थे ना हम लोग उसमें टाइमर ऑन करके देखते थे कि ये वाला पैटर्न कितनी देर में वेरी गुड, इसको नोट करना। प्रैक्टिस करते समय मोबाइल का टाइमर ऑन करो ताकि एग्जैक्टली पता चले कि आपने कितने मिनट के अंदर उसको कंक्लूड किया है। राइट, अच्छा इसमें लिंकिंग ने कुछ मदद किया? जी सर, ऑब्वियस सर। एक्चुअली क्या था कि मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यूट्यूब पे कई सारे ऐसी वीडियो भी अवेलेबल है, और जजमेंट राइटिंग है ना, हमें हमेशा फिक्स और वेरिएबल में डिवाइड करना चाहिए। एक फॉर्मेट अगर हमारा फिक्स रहता है कि भाई इस फॉर्मेट के अंदर हमें स्टैंडर्ड तरह की चीजों को ऑब्जर्व करना है, तो माइंड में सेट है, तो वो चीजें आपको करने में आपका समय नहीं लगेगा। फिर आपको दिमाग कहाँ लगाना होता है, क्वेश्चन को समझने में, उसमें से वेरिएबल कंपोनेंट निकालने में और उसको आंसर करने में। ये टेक्निक आपको फॉलो की वहाँ पे? जी सर, एग्जैक्टली। तो ये जरूर ध्यान रखना। इधर से एक पॉइंट क्या रखा है कि पेपर पूरा अटेंड करना है, ये प्रकरण, ओके, ये बहुत जरूरी चीज है। इधर से हमने क्या एक बात सीखी कि कहीं कहीं ये मान के चलो, थोड़ा फ्लक्चुएट करके चलो, जितना टाइम बचता है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि कंक्लूजन तो देना जरूरी है। सर मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि अगर आपने एक को टाइम दिया ना तो दूसरे के साथ इंजस्टिस करोगे और वहाँ घास काटोगे और वो नंबर कम मिलेंगे। उतना ही दो, जैसे कि मान लो कि ऐसे है, उसको मैंने अगर 18 मिनट दे रखे हैं या 20 मिनट दे रखे हैं, अगर 19 मिनट दे रहा हूँ तो वो 1 मिनट किसी का ले रहा हूँ मैं सर। ये माइंडसेट रखा था मैंने। शाबाश, बिल्कुल। जैसे मेरी क्लास में होता है, एक स्टूडेंट ज्यादा डाउट पूछता है, उसको जवाब देने के चक्कर में दूसरे स्टूडेंट का डाउट ही आंसर नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि आपने जो कहा, मैं थोड़ा सा इसको सिंपल में और एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लो कि टोटल 20 क्वेश्चंस है ना, अगर मैं कहीं पर गलत हूं, 22 रहते हैं मोस्टली, 21 22 ले लेते हैं। देखो जज साहब की बात माननी, या तो अपन को ना नकुल करना ही नहीं है। 22 क्वेश्चन है, तो 22 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपने 5th नंबर 6th नंबर पे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे दिया, जबकि नीड नहीं थी, है ना। आपने सिर्फ क्या किया कि भाई इससे मैं एग्जामिनर को इंप्रेस कर दूंगा। इंप्रेस कुछ होते तो है नहीं डायरेक्टली एक्स्ट्रा लिखने से, है ना। और जैसा मैंने बताया एलएलबी नहीं है, जुडिशरी है, करेक्ट। तो उस एक्स्ट्रा का खामियाजा ऑर्डर 8 रूल 6 करेगा, सेट ऑफ करेगा का मामला कि आप पीछे जाके किसी न किसी चीज को तो मिस करोगे। जी सर, 100%। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जजमेंट अगर स्किप हो रहा है ना, तो मान के चलिएगा कि आपने पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर जरूरत से ज्यादा टाइम है जो डिवोट कर दिया। एक शब्द अभी इन्होंने इस्तेमाल किया था कि जजमेंट राइटिंग एप्रिशिएशन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एप्रिशिएशन का मतलब होता है जो एविडेंसेस है ना, फिर उनका आप क्या करते हो, मूल्यांकन बताते हो कि इस एविडेंस का ये यहाँ पर रोल आया। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि शब्दों के लीगल वोकेब का जानकारी भी बहुत जरूरी है जो होता है। अब एक और चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि इंटरव्यू के दौरान जी सर, वहां पे प्रेशर कुकर पे सीटी बजती है कि दिमाग की, है ना, ये चीज मतलब एक रियल टाइम बात मुझे बताना वीरेंद्र जी की, क्योंकि ये मार्केट में हमको किसी भी किताब के अंदर देखने को मिल सकता। मैं बताता हूँ बट मेरी बात ये लोग मानते नहीं है, ठीक है। इसलिए अब आप बताओ कि रियल टाइम आपने तकरीबन 2 इंटरव्यू फेस कर दिए, है ना, तो दोनों इंटरव्यू का मुझे निचोड़ बताओ कि एक्चुअल में हाई कोर्ट के जजेस किस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करते हैं इंटरव्यू के दौरान, प्लीज। सर मैं अपने ये 2 एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह सकता हूँ। लास्ट ईयर मेरा 1.5 से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो वो अटेम्प्ट और ये वाला अटेम्प्ट, इन दोनों के अंदर मैंने ये फील किया कि जैसे आपके माँ बाप चाहते हैं ना कि आप जज बनो, और आपके गुरु चाहते हैं, इसके अलावा सच में कोई नहीं चाहता। बट तीसरे नंबर पर अगर आपको देखोगे ना, वहाँ पर वो जो भी अथॉरिटीज़ हैं, एडीजे सर हैं, या वहाँ पर इवन जो स्टाफ भी आपको नाश्ता वगैरह रिफ्रेशमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है, सब लोगों की ऐसी शायद ना ब्रीफिंग की जाती है, या वो वहाँ पर पूरा इस तरीके का कंडक्ट रहता है कि वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी 25, 30, 50 बच्चे वो सब यहाँ से जज बन के जाए। तो वही माइंडसेट्स आपको ट्रीट करते हैं। इवन आपको चॉकलेट देना, आपको रिफ्रेशमेंट के लिए, आपको इवन आप कॉफ़ी नहीं पीते हैं,
कोई चाय पीता है, कोई चाय नहीं पीता, कॉफी पीता है, वो भी आपको मतलब आपकी इच्छा के अनुसार बनवा देंगे। ऑप्शन दे रहे हैं जी आपको। सर, 100% कि आपको अगर ये फ्रूट पसंद नहीं है तो आप बोले कौन सा फ्रूट चाहिए आपको, वो आ जाएगा। हाँ, इवन केक वगैरह के लिए भी बोल देते हैं कि अच्छा अगर आपको ये चॉकलेट पसंद नहीं पसंद है, है, पेस्ट्री पसंद नहीं, केक पसंद है तो केक मंगवा देते हैं। हाँ। लास्ट टाइम सर एक मैम थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया था, जबकि उनका जस्ट 2 कैंडिडेट के बाद नंबर था, लेकिन फिर भी उनको टाइम इतना दिया था कि वो नॉर्मलाइज हो जाए और अपना जो भी उनकी तबीयत खराब हुई थी वो ठीक हो जाए, फिर उनको इंटरव्यू के लिए भेजा था। ये इंसिडेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। हुआ ये था कि जो है वो थोड़ा सा नर्वसनेस के कारण, जी। कहीं ह्यूमन नेचर रहता जी। है, वो बहुत पोलाइट तरीके से आपको डील करता है। देखो इंटरव्यू के अंदर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस साथ साथ में एक एक्सपर्ट पर्सन और बैठते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। मैं इंटरव्यू के अंदर की हॉल के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर भी जब आप वेटिंग एरिया के अंदर बैठे रहते हैं तो उस समय भी आपको रिफ्रेशमेंट वगैरह सर्व करना, और मैंने तो ये भी सुना है कि एडी सर एकदम एकदम बेटा वगैरह इस जी, तरह जी, के सर। वर्ड यूज करते हैं जी, और वहाँ एक पूरा अफेक्शनेट माहौल पूरा बनाते बहुत हैं। एकदम वो कहते हैं कि हम हमारे परिवार को बाहर छोड़ के आए लेकिन हम हमारे बच्चों के पास हैं, ये स्टेटमेंट देते That's हैं। amazing. मैं इस स्टेटमेंट को रिपीट करूंगा, हम हमारे परिवार को बाहर छोड़ के आए लेकिन हम हमारे बच्चों के पास में हैं। एक बात बहुत अच्छी बताई गजेंद्र जी ने कि पेरेंट्स, गुरु और तीसरा पर्सन, मतलब जो हाई कोर्ट के इंटरव्यू लेने वाले कैंडिडेट जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, वो भी ये चाहते हैं कि भाई आप अच्छी परफॉर्मेंस दो और सेलेक्ट हो जाओ। मतलब वहां पे आपको इंटरव्यू के केस में ऐसा घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि भाई ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा। और जैसा एक इंसिडेंट ने बताया कि कैंडिडेट की जो तबीयत खराब हो गई थी नर्वसनेस के कारण जी किसी सर। भी वजह से, तो उनका इंटरव्यू स्विच किया गया, जी मतलब सर। आगे पोस्टपोन जी जी, किया आगे गया। पोस्टपोन किया, बट सेम डे, लेकिन कुछ टाइम दिया था। हाँ, आपके साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था? मेरे कि साथ जैसे- ये हुआ था हाँ, कि वो क्या सर था? मैं काफ़ी देर तक बैठा होता है। हाँ। अराउंड 6:30 मेरा नंबर आया था हाँ। और 12 बजे एंट्री हो गई थी, तो जाहिर सी बात है कि आपको वॉशरूम वगैरह यूज़ करना हाँ। होता है। तो मेरा बस वॉशरूम जाना हुआ और मेरा कॉल हुआ, अब वो चले गए। तो मेरे बाद जिनका नंबर था उनको वो लेके गए थे और मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा मिला था कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको क्या आधा घंटा तो चलता ही एक है। बार तो टेंशन हुई। नहीं, टेंशन उस समय नहीं होती क्योंकि उन्होंने खुद नहीं बोल दिया था कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके, और ऐसी सी बात है। मतलब टेंशन इवन से पहले इनको मेंशन कर दिया गया था कि चिंता नहीं करनी है। नहीं, एक और बहुत इस हाँ। बार अलग ही चीज़ हुई थी, हाँ, जो मतलब अच्छे कैंडिडेट को डरा सकती है। जैसे 16 को मेरा था हाँ। और 16 को एक एफिडेविट मांग रहे थे मतलब जो फर्स्ट उन्होंने। इंटरव्यू था? जी सर, Right. ओपनिंग अब मैंने ही करी थी। अच्छा, फर्स्ट इंटरव्यू आपका? हम नहीं, इंटरव्यू मतलब फर्स्ट नहीं था, जैसे- बट 16 को मेरे हाँ। दोस्तों के अंदर मैं अच्छा, ये कह रहा दोस्तों था के कि अंदर, हाँ। ओपनिंग मैं कर रहा हूँ, बता दूंगा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो और आपने वहाँ, बताया? हाँ क्यों नहीं सर, पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब दोस्तों की मदद भी की जाती है, खुद इंटरव्यू देकर आए और खुद के सवाल दोस्तों को बता दिए, है ना? दैट्स रियली गुड थिंग। अब आते हैं वो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट क्या हुआ? सर जो कॉल लेटर के अंदर दे रखा था हम्म। कि आपको ये एफिडेविट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी अलग एक डॉक्यूमेंट मांग लिया था एफिडेविट पे। और वहाँ पर मौजूद बंदा या उसकी फैमिली कैसे वो एफिडेविट लाएंगी, हम्म, बट इतना नॉर्मल किया कि कोई बात नहीं, 8 दिन 10 दिन है आपके पास तब लिया ना। इवन कुछ लोग घबरा गए थे कि हमारे पास एफिडेविट नहीं, हमारा रिजल्ट रुक सकता है या ये दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल नॉर्मल रखा और इवन उन्होंने अपने ही तरीके से एफिडेविट का इंतजाम भी करवा दिया। इतना ज़्यादा सर सपोर्टिव थे। ये चीजें वाकई में इंडिकेट करती है कि वो स्टूडेंट के प्रति कितना मतलब जो है डेडिकेटेड है। जी सर। मतलब हाई कोर्ट खुद आपके लिए एफिडेविट की अरेंजमेंट कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है। दैट्स रियली गुड। जी सर। मतलब एक डॉक्यूमेंट कम रह गया और फिर उन्होंने पूरे सारे स्टूडेंट को उसको अरेंज भी करा दिया। और 16 फर्स्ट था तो इसलिए सबके साथ ये आपको पता है मैं इंसिडेंट पे आप लोगों के बीच में क्यों बातचीत कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज को समझें कि इंटरव्यू के अंदर हमें पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है। जितना है वो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। एक चीज मुझे प्रतिष्ठित बताइए, इंटरव्यू के दौरान या मेंस का रिजल्ट आ गया, अब इंटरव्यू होने वाला है, उसके बीच में जो 10 दिन 15 दिन का गैप होता है, उसमें अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं सर क्या पढ़े। इसके बारे में आपको क्या कहना है? सर मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना तो क्योंकि हम प्री में पढ़ते हैं सबसे हाँ, पहले exactly. बहुत डेप्थ में पढ़ लेते हैं हम, फिर मेंस में तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो ही जाता है। बट एक चीज होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप उस सीट पे बैठ रहे हैं तो आपको क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो क्या है, वो आना चाहिए आपको। रिसेंटली अभी क्या चल रहा है वो आना चाहिए। तो जैसे मेंस के बाद जो टाइम मिला था उसके अंदर मैंने सर वापस से डायरेक्ट नहीं पढ़ी, बट हाँ मैंने वो पढ़ा कि जहाँ पे हाई चांसेस है कि ये तो बीइंग एन आरजेएस आपको पता होना चाहिए। इफ यू सिटिंग ऑन अ सीट आपको ये आना चाहिए। या जो रिसेंटली केस लॉज आ रहे थे या रिसेंट जो चीज़ें चल रही थी वो मैंने थोड़ा सा रेफर किया था। एग्जैक्टली। मैं यहाँ पर इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करता हूँ। मतलब जैसा कि प्रीतिश जी ने बताया, अभी हम गजेंद्र जी की भी ओपिनियन लेंगे इस बारे में कि मतलब कहीं न कहीं जो टाइम पीरियड होता है ना, जब आपका मेंस का रिजल्ट आ चुका, आपको पता है कि 10 डेज 15 डेज बाद आपको इंटरव्यू देना है, उस समय जो है ना हमें ज़्यादा इतना हाइपरबोला नहीं होना है
क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तभी आपका मेंस में सिलेक्शन हुआ है, अदरवाइज तो आप मेंस क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, है ना। तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा आप इंडेक्सेशन का इस्तेमाल करें, सिंपली चीज़ों को रिकॉल करने के लिए, भाई हाँ ये हमने ऑब्जर्वेशन कर रखा है, रिवीजन एक मोड के अंदर हो जाने के लिए। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब ज़्यादा इतना पैनिक होना, ये सिलेबस कवर करूँगी, वो सिलेबस कवर करूँगी, ये सारा रिवाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना है। जैसा मैम ने बताया, जो बर्निंग चीज़ें हैं, जो एक जज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, उसके बारे में जरूर बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैम को जो भी क्वेश्चंस इंटरव्यू के अंदर पूछे गए थे वो मैम ने अवेलेबल करवा दिए हैं और वो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे सवाल जो हैं मैम से पूछे गए थे, उनमें से कुछ एक सवाल आप बताना चाहें तो प्लीज़ बताइए। इंटरव्यू में आपसे जनरली किस तरह का सवाल जवाब हुआ? सर इंटरव्यू मेरा बहुत आई वुड से बहुत स्मूथ था। कितने मिनट चला? अप्रॉक्स 15 मिनट्स। 15 मिनट चला। 15 मिनट्स, हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं। 3 मेंबर्स थे। हाँ, देयर वर 3 मेंबर्स। जनरली क्वेश्चन क्या रहे? जनरल क्वेश्चन सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊं, बिकॉज दे वांटेड टू चेक दैट हाउ नर्वस आई एम। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये बोला, क्योंकि मैं लास्ट थी उस पैनल में, लास्ट कैंडिडेट थी मैं, तो बहुत ही लाइक लास्ट होने के उससे दे जस्ट आस्क्ड कि बहुत टाइम हो गया है, अब तो आप थक गए होंगे, एनर्जी। तो वहाँ पे दे वांटेड टू नो माय कॉन्फिडेंस, माय एनर्जी लेवल। एंड वहाँ पे मैंने बहुत यू नो विद अ स्माइलिंग फेस और बहुत एनर्जी के साथ मैंने सिर्फ उनको इतना बोला, नो सर आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको वो एनर्जी दिखी, तो उनको पता चला कि हाँ मतलब कि है इसके अंदर ना अभी वो एनर्जी लेवल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके बाद जो उन्होंने मुझसे पूछा था वो कन्फेशन, एडमिशन, इंटरप्लीडर सूट और यही कुछ नॉर्मल चीज़ें। एक जो मैं कहूँगी कि जो एक टर्निंग पॉइंट आया पूरे इंटरव्यू के दौरान, वो ये था कि सर ने मुझसे पूछा कि कोई ऐसा जजमेंट जो लास्ट 10 इयर्स में आया है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो आपको लगता है कि प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस का था। तो वहाँ पे मैंने नवतेज सिंह जौहर का जो केस था वो मैंने कोट किया। तो उन्होंने मुझसे मेरे पर्सनल व्यूज़ पूछे। फिर वो आपको इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं वहाँ पे कि आपको 2-3 मिनट के बाद लगेगा ही नहीं कि आपका इंटरव्यू हो रहा है। ऐसा फील होता है कि लीगल टर्मिनोलॉजी या पॉइंट्स पे डिस्कशन हो रहा है। एंड आफ्टर व्हेन आई गिव दिस आंसर, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि ओके आप इंटरव्यू को एक बार हटाइए, लीगल पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि होमोसेक्सुअलिटी सही है या गलत है। मतलब दे आस्क्ड माय जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहाँ पे उनका मोटिव ये नहीं होता है कि कैंडिडेट को कितना लीगली अवेयर है या क्या, उनको ये जानना होता है कि पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या है, हाउ दैट पर्सन इज एक्चुअल इन पर्सन, यू नो इन पर्सन वो इंसान कैसा है और कितना प्रोग्रेसिव है हमारी जुडिशरी के लिए, हाउ दिस पर्सन वुड बी वैल्यूएबल। तो मुझे वहाँ पे ये फील हुआ। एग्जैक्टली मतलब सवाल जो है लीगलिटी से हटा के एक मेंटल स्टेट को चेक करना कि भाई इनका थॉट प्रोसेस किस वे के अंदर चल रहा है, उसके बारे में चला गया, है ना। बिल्कुल। और एक बात जो मैंने शुरुआत में बताई कि अगर इंटरव्यू नंबर सबसे एंड में भी आ जाए, अपना एक्साइटमेंट सामने वाले को जरूर एक्सप्रेस करो। हाँ सर, क्योंकि मेरा तो वो लास्ट चांस था ना। हाँ, अपने अपने पास एक ही चांस है। हाँ, अपन को अपना बेस्ट देना है। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ कहने के लिए एक्साइटेड थे, वाकई में नहीं, एक्साइटेड? मैं वाकई सर, मैंने ये सपना देख रखा है। सपना सबसे बड़ा था मेरा, ये एक्साइटमेंट हो गया, नर्वसनेस हो गया, फेलियर हो गया, इन सबसे बड़ा मेरा एक विजन है कि मैंने जो देखा है अपने लिए वो मुझे पूरा करना है। ठीक है, नर्वसनेस थी, पहले तो नहीं थी। 12 बजे से मतलब मेरा 6, सवा 6 बजे कॉल हुआ था एंड थोड़ा बहुत नर्वस थी, बट मेरे को इतना पता था कि दिस इज माय लास्ट चांस। आप नोट कर दीजिए, ये बालिका यहाँ तक नहीं रुकने वाले नहीं ना? बिल्कुल सर, एग्जैक्टली दिस इज द स्टार्टिंग एक्चुअली, आई वुड से। दैट्स रियली अमेजिंग। मुझे गिरिराज जी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट हो गए, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, मैं आपके सामने उसको जरूर उसको जिक्र करना चाहूँगा। उसने कहा कि मैंने उससे पूछा कि अगर फेल हो जाते तो क्या मतलब कैसा रहता, तो उसने कहा था सर फेल होता तो भी मेरी सक्सेस थी। मैंने पूछा कैसे, तो कहे सर आप मुझे बताओ क्या हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनली भी पॉसिबल है कि हम हाई कोर्ट के 3 जजेस को अपॉइंटमेंट दें कि आप आओ मेरे सामने बैठो और जो मन में वो पूछ लो, है ना? बिल्कुल। मतलब उसके तो आपने वर्ड यूज किया थॉट प्रोसेस, मतलब सारा खेल जो है ना वो यहाँ का है। इसको जितना अपन कूल रखते हैं, जितना पॉजिटिव ऑरा में कन्वर्ट करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। अब मैं आपके इंटरव्यू के बाद जानना चाहता हूँ, आपका इंटरव्यू कितने मिनट चला? अराउंड 25 मिनट चला। ओके, मतलब आपसे जो है एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कैसे ज्यादा हुआ। हालांकि इनका जवाब जानने के बाद मैं इसको इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि इंटरव्यू इक्वल टू कन्वर्सेशन, राइट? अब उसको हम इंटरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन कहना उसका अपमान करना है, क्योंकि ही टोल्ड मी बिहाइंड दिस शूट एंड ऑल
कि वो चॉकलेट भी ऑफर करता है, मतलब टेबल पे या कहीं पे चॉकलेट भी नहीं, वो रहता उनकी डेस्क पे रहती है, है, उनके डेस्क पे हाँ। चॉकलेट भी रहती है। इवन स्टार्ट करने से पहले भी मुझे ऑफर की थी, और जब मैं जाने लगा तब उन्होंने कहा कि आप शौक लीजिए और आपको शुभकामनाएं। आई एम टेलिंग आई विल अप्लाई दिस स्नैकिंग इन द नेक्स्ट मॉक इंटरव्यू। जब मैं नेक्स्ट टाइम मॉक इंटरव्यू लूंगा तो मैं भी अपनी डेस्क पे जो है ना क्या करने वाला हूँ, इस तरह से चॉकलेट वगैरह रखना। कौन सी चॉकलेट थी? इक्लेयर थी मेरे को, Melody। इक्लेयर। आपको मेलेडी खिलाई जी। और आपको? इक्लेयर। मैं कुछ और लाऊंगा, पार्ले किस में लेके आऊंगा मैं इस तरीके से। यस, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस किस तरह चल रहा था? सर मेरा बैकग्राउंड उनको बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि जो सर थे वो भी मैंने देखा है कि जब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी मैच वगैरह होते हैं तो सर मौजूद होते हैं। Okay. तो सर ने फिर वही स्पोर्ट्स पे बात छेड़ी, फिर उसके बाद मेरा LLM कर रखा ह्यूमन राइट्स के अंदर, तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात हुई। फिर साइबर लॉ के अंदर मेरा PGD से डिप्लोमा करा हुआ है तो उस पर बात हुई। फिर थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर, और सिलेबस पे सर अराउंड 30-35% ही था। बाकी जीके के नाम पर सिर्फ 2 ऐसे फॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चंस थे जो कह सकते हैं कि ठीक है जीके से रिलेटेड थे। Okay. बाकी तो मास्टर पे और सिलेबस पे था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था सर। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ कि कहीं कहीं जब आप अपना एक बेसिक इंट्रो देते हो और इंट्रो की जो एंडिंग होती है जहाँ पर जनरली कैंडिडेट्स LLM का जिक्र करता है अगर उन्होंने कंप्लीट कर रखा है जी तो उस लास्ट सेंटेंस से वापस आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से आना शुरू हो जाता है, कैन वी से? सर मैं इसमें एक बात बोलूँगा जो please। मेरे को जो वहाँ पर जो सर थे उन्होंने बोली थी, नाम तो अभी सर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप उस बात को बताएं, हमें तो Honorable बात Justice में है। बात सुनने में मजा आ रहा है ना? सर, नाम मेरा के जिक्र कभी और कर लेंगे। वो जो मेरी फाइल वो खोल रहे थे ना, तो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स और LLM PGDCL और भी उन्होंने 2-3 सर्टिफिकेट्स लगाए थे, तो उन्होंने कहा अरे वाह आपने तो इतना कुछ कर रखा है, आप तो बिल्कुल मतलब रेडी टू गो हैं, चलिए फिर आप ये बताइए। फिर उन्होंने अपना सवाल स्टार्ट कर दिया, तो मतलब जो आपके स्पोर्ट्स का, आपकी LLM का, ये बहुत ज़्यादा इंप्रेशन रहा सर। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट वगैरह वो अटैच करने के लिए कहते नहीं ऑफिशियली, मतलब नहीं। एक प्राइमा फेसी जो रिक्वायरमेंट की उनकी जी सर। लिस्ट होती है जी सर। उसमें जनरली कहते हैं। तो अगर किसी कैंडिडेट के पास एक्स्ट्रा करिकुलम का अचीवमेंट है जी सर। तो उसको वो लगाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर मेरा जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड लगाया था, हाँ। और मेरे ये जो अचीवमेंट्स थे ये लगाया था, और साथ में मैंने कुछ एजुकेशन के अंदर कर रखा था तो वो भी लगाया था, तो मुझे तो सर मिला है। और ऐसा नहीं है कि उसमें मना है, आप अटैच कर सकते हो क्योंकि आप जब उसमें देखेंगे ना मेडिकल के अंदर, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि उनकी जो शारीरिक क्षमता है, उनका आई विजन है, उनकी ये सब कुछ अच्छा रहना चाहिए। दैट्स ट्रू। जैसे मान लो कि कोई कैसा कैंडिडेट हो जो गोल्ड मेडलिस्ट हो, सपोज लगाना चाहिए। नंबर नहीं मिलते, पंजाब है हरियाणा में मिलते हैं, अपने यहाँ नहीं मिलते। नंबर नहीं मिलता हो, हाँ। लेकिन कहीं कहीं एक जो है एक ना impression एक रहता है। ह्यूमन इंप्रेशन तो जी क्रिएट सर। करता है। तो अगर आपके पास में ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम का अचीवमेंट होता है, जैसे NCC सर्टिफिकेट जी हो गया, 100% लगाना है ना? चाहिए, हाँ। तो उसमें मैंडेटरी नहीं किया हुआ है चेकलिस्ट के अंदर, बट यस वी शुड अटैच, बिल्कुल। ताकि कहीं की जो है वो एक चीज आपके लिए इंप्रेशन का काम करती है। अच्छा, एक बात बताओ, आपके जो डॉक्यूमेंट की फाइल थी वो 3 मेंबर्स में से एक मेंबर्स के पास नहीं है, तीनों के पास अलग अलग थी? सर वो फाइल तो बाहर हो जाती है, लेकिन जो कॉपीज वगैरह के अंदर वो एक नंबरिंग करते हैं, हाँ। वो नंबर वाली जाती है, तो वो मतलब आपसे एक फॉर्म फिल कराया जाता है? नहीं फॉर्म नहीं होता, वो खुद ही वहाँ पर है ना चेकलिस्ट के अंदर में मेंशन करते रहते हैं। ओके। जब DV होता है तो फिर DV की जो फाइल होती है वो वहाँ जाती है सर। नहीं, मतलब मैं यही जानना चाह रहा था थोड़ा, मैं डीपली अगर आपसे पूछना चाहूँ कि मतलब उनके पास 1 या 2 पेजेस होते हैं, आपका पूरा नहीं पूरा सब कुछ पूरा पुलिंदा होता है ना? 10th क्लास से लेके जो आप लास्ट एग्जैक्टली, मतलब पूरा का पूरा पुलिंदा। और तीनों के पास होता है? 2 दो के पास में होता है। ओके, 2 मेंबर्स के पास में होता है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब कुछ वहाँ पर है। तो एक चीज बड़ी क्लियर है कि कभी भी फॉर्म फिल करते समय हमें कुछ भी गलत या हाइड तो कभी नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। जो एज पर डॉक्यूमेंट डिटेल है वो डॉक्यूमेंट मेंशन करना ही चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे, मतलब मैं क्या रिवर्स करना चाहूँगा, मेंस एग्जाम के अंदर 4 पेपर कंप्लीट होता है, 4 पेपर 2 डेज के अंदर होता है। जी सर। उस समय सिर्फ मेंटल टेस्ट नहीं होता, एक फिजिकल टेस्ट भी हो जाता है। जी सर। आपको कैसा लगता है कि मतलब स्टूडेंट को उस पर्सपेक्टिव के लिए भी खुद को कैसे तैयार करना चाहिए? नो डाउट स्पोर्ट्समैनशिप अपना एक ऑप्शन है, अपना है, क्योंकि 2 दिन में 4 एग्जाम। मैंने कुछ स्टूडेंट ये भी कहना कि सर हमारी तो गर्दन ऐसे हो जाती है होता है, गर्दन ऐसे हो जाती है, और मतलब हाथ के अंदर जो है हमको पेन स्प्रे करना पड़ता है वगैरह वगैरह, या तो प्रैक्टिस उनका कम रहा होगा। आपका अनुभव कैसा रहा? 2 दिन 4 एग्जाम बैक टू बैक। सर अगर आपके आगे हो तो ये सवाल का जवाब बाद में दूंगा, बट एक कुछ और बात कहना चाहूँगा। प्लीज। चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, आपने कितनी भी किसी भी परिस्थितियों में कर रखा है, लेकिन जब एग्जाम में जाते हो ना तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भाई थोड़ा सा कंफर्ट हो, थोड़ी सी लग्जरी मिल जाए तो अच्छा है। वो 21 वाले अटैम्प्ट में और ये 24 वाले अटैम्प्ट में किसी और ने नहीं दी, किसी और इंस्टीट्यूट ने दी, वो आपने दी। चाहे वो आपके लिए हो, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, मतलब हर एक चीज़ की, चाहे वो शेल्टर हो, चाहे फूड हो, सब कुछ आपने सब लोगों का ध्यान। इवन जिसे कहते हैं नवजात शिशु एकदम, जो मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, तो उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू आप उन सब की तरफ से। एक्चुअली थैंक यू सर फॉर दैट। और इस बार अगर आप देखोगे ना, इस बार तो बारिश आ गई थी फर्स्ट पेपर के बाद सिविल के,
तो हमारे पास तो चलो ठीक है कार थी तो हम लोग बैठे हुए थे, लेकिन मैंने देखा था काफ़ी लोगों को जिनका पेपर है और वो परेशान हो रहे हैं और उस माइंडसेट के साथ वो अपना ऐसे राइटिंग लिखने वाले हैं। तो वहाँ पर आपकी व्यवस्था क्लियर करती है सर, ज़रूर करती है। बस ये मन की इच्छा जरूर है। प्रीतिश जी, आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, ये मेरे दिल की इच्छा है। अपार्ट तो ठीक है, देखो दुनिया में बैठे हैं, कॉमर्शियल चीज़ें भी होती हैं, सब कुछ करता है, बट मेरी लिटरली इच्छा है कि ये चीज़ है ना, मतलब हर इंस्टीट्यूट को आगे आना चाहिए। आप जयपुर के अगर इस मामले में हालात देखें ना, तो उसमें स्टूडेंट के बड़े हालात बदतर थे। हाँ, मैंने देखा था है आपकी ना? उस वीडियो में। आपको याद हो तो एक पावटा के अंदर एग्जाम सेंटर हुआ करता था, आई थिंक अभी भी आता है कि नहीं आता है। तो जब मैंने 2018 जिसमें अपन लोगों ने एक फाइल मेंस भी का? किया, हाँ मेंस हाँ का, हाँ, स्कूल एक। हाँ स्कूल है, हाँ। मैं एग्जैक्टली नाम हाँ भूल गया। ठीक है, वो स्कूल का उसमें है। क्या था कि वहाँ पे जैसे ना, उसमें बाहर जैसे कि नाला बना हुआ है, हाँ और आपको याद है एग्जाम होने के बाद अपन सबको बाहर निकाल देते थे, हाँ। जी जी जी। ठीक है। और प्रीतिश जी, हम सब लोग वहाँ बाहर बिल्कुल। बैठे हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, नाले की उस टाइम भी बदबू। बारिश आई थी फर्स्ट पेपर के बाद। हाँ, वो उधर क्या हो रहा है, एग्जैक्टली बारिश हाँ, आई थी बारिश भाई, आई। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब वो नाला बदबू मार रहा है, हम लोग वहां पे बैठे हैं, कुछ लोग मतलब वो बेचारे पेरेंट्स वो नाले के आगे, क्योंकि ऐसे समय में कोई काम नहीं आता है, ऐसे जी। समय भले आप कितना भी पैसा वो अपने घर पे रख जी, के आओ, जी, बिल्कुल। कोई सेंस नहीं है। वहां पे बैठे, वहां बड़ा एकदम फील ऐसा हुआ, मतलब ऐसा लगा कि जुडिशरी दे रहे हैं, बड़ा कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं कि मतलब क्या कहता है ना कि निर्धनतम से निर्धनतम वाले हालात है। तो वो उस चीज ने मुझे बड़ा अपील किया दैट टाइम। और ये मैंने उस चीज में सोचा था कि अगर ईश्वर ने सक्षम बनाना है, आशीर्वाद दिया ना, तो ये चीजों को थोड़ा सा कम करने का, खत्म तो नहीं कर पाएंगे बट कम करने का प्रयास करेंगे। और जो लिंकिंग शेल्टर जिसकी आप बात कर रहे हो, एक्चुअली उसी का आउटपुट है। नहीं, हम लोग जब कार में थे ना, हम ये कह रहे थे यार भगवान सिलेक्शन करवा देना, अगली बार सर के साथ में हम भी जुड़ेंगे। अरे वाह, क्या बात, दैट्स रियली ग्रेट। तो ये चीज तो मुझे सुननी थी, है ना। तो ये तो तय रहा कि अब ये कारवा जो है लिंकिंग विश्राम करके रुकने वाला नहीं है। आप उस सवाल का जवाब दे रहे थे, है ना, मैं मुद्दे से भटकूंगा नहीं यहाँ पे, कि 2 दिन 4 पेपर के अंदर माइंडसेट स्टूडेंट का वो किस तरीके से होना चाहिए। सर 18 के अंदर अलग था और ये 24 के अंदर अलग था। आपको लगता है कि मतलब एक बच्चा जैसे बड़ा होता है तो अलग मैच्योरिटी लेके आता था, बहुत। आपने पहला एग्जाम दिया, दूसरा एग्जाम दिया, तीसरा एग्जाम के अंदर मैच्योरिटी का लेवल, परिपक्वता अलग स्तर की थी? जैसे 18 की बात करूँ, मैं भी आया और अपने ऐसे का पेपर होता था, इसी के नोट्स वगैरह और कुछ पॉलिसीज वगैरह पढ़ रहा था। 21 वाले के अंदर और 24 के अंदर लेटा, गाने चल रहे थे, कुछ कार्टून्स देख रहा था, अगले पेपर के लिए रेडी हो गया, थोड़ी देर आधा घंटा लेटा, पेपर देख रहा है। और वो इंटरव्यू, मैं कहा आपको 1.5 से रहा मैं, यानी कि इंटरव्यू दिया, इस बार भी सिलेक्शन हुआ। इतने कूल माइंडसेट के साथ गया था मैं, क्योंकि जो प्रिपरेशन होती है ना सर, वो वहाँ पर 2 घंटे में नहीं होने मैं वाली। इस बारे में ना अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूँगा प्रीतिश जी। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा था कि इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में से एक होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, Okay. है ना। तो 2013 दैट वाज द ईयर इन व्हिच आई हैव क्लियर्ड माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जब मैं सीए कर रहा था ना, तो मुझे एक्चुअली सीए की परवाह थी नहीं। तो जिस चीज़ की परवाह नहीं होती है, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते, एकदम रिलैक्स मूड में देते हो। नहीं, आप बहुत श्योर हो जाते हो कि आप ये मेरी है। मैं कह रहा हूँ ना सर, ये 2 वैकेंसी हमारी थी। एग्जैक्टली ये 2 वैकेंसी हमारी थी। ये मैंने आपको जितने भी मतलब हमारे इन्होंने ना, सबको कह रखा था ये 2 वैकेंसी हमारी, तुम लोग बाकियों पे मेहनत कर लो, इस पे तो कुछ नहीं होना जाना। हाँ, चाहे कैसे भी होगा, सीट्स कम कर लो, रैंक का हम लोग नहीं देखते हैं, बट ये है कि सिलेक्शन जरूर होगा। एग्जैक्टली। तो उसमें ना वो इतना नॉर्मल के में, लेकिन और एग्जाम क्लियर भी हो पा रहा था। हाँ। मैंने जुडिशरी को, मैं ऑनलाइन मंच पे पहली बार एडमिट कर रहा हूँ, और शायद इन दोनों की वाइब्स ने मुझे कंपेल करने के लिए मजबूर भी कर दिया। मैंने जुडिशरी को उस टाइम में जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव ले लिया था। कहते हैं ना, कई बार एक्स्ट्रा जो चीज अटैचमेंट होता है, वो क्या करता है, आपको फियर क्रिएट करना रहता है ना। कूलनेस के अंदर भी चले जाते हो ना, तो वो लगता है अरे यार, तो वो जो चीज है ना, वो मुझे हार्म कर रही थी। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, फॉलो द वाइब्स ऑफ दीज पर्सन्स। मतलब कहीं क्या होता है, इस मामले में आप मेरी वाइब्स को बिल्कुल भी फॉलो मत करना, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ही ओवर पॉजिटिव में चला गया था, है ना, कि भाई ये नहीं हो पाया तो मेरा क्या होगा समथिंग लाइक दैट थिंग। मैं तो गाने सुन रहा था लाइन में। हाँ, जब मेरा नंबर आया था, मैंने ईयरबड आप हटाया। गाने सुन रहे थे और मैं दुनिया के ताने सुन रहा था। तो कहने का मतलब ये है, इस वे के अंदर हमें ना बड़ा एकदम कूल रहना चाहिए, खुद पे भरोसा रखना चाहिए, एंड चक दे फटे जो होगा वो जी, देखा 100%। जाएगा वहाँ पे। तो कुल मिला के एग्जाम चाहे 4 हो या 40 हो, हमें क्या करना है, माइंडसेट बड़ा एकदम रिलैक्स टाइप का रखना है। माइंडसेट ही आपको वहाँ पहुँचाएगा, आप या गिराएगा, ये ध्यान रखना वेरी आपको। गुड। अब वीडियो को कंक्लूजन में लेके जाते हैं, अब है तारीफ का समय। लिंकिंग लॉ के प्रति आपका क्या कहना है, बताइए। सर अगर आप किसी भी मतलब चीज़ सारे की- जज्बात दिल से आने चाहिए। जज्बात दिल से, सर यही कह रहा हूँ मैं। अगर हाँ। आप एक सोच रहे हैं ना कि ओवरऑल मुझे उस पोस्ट तक पहुँचाने के लिए एक मार्गदर्शन चाहिए, एक सपोर्टर की तौर पे किसी बंदे को देखते हो या किसी इंस्टीट्यूट को देखते हो, सर्च एंड है आपके यहाँ पर, सर्च एंड है सर, मेरा ये कहना है। लिंकिंग लॉ पे बिल्कुल। मैं कुछ ज्यादा लाइन, मतलब एक लाइन के लिए सारा क्लाइमेक्स सुना दिया, मैं क्या ही बोलूँ उसके अंदर।
सर तभी टाइम भी बचता है, स्पेस भी बचता है, नंबर भी मिलते हैं, अप्रिशिएशन में आप बस 1 वर्ड पे निकाल सकते और हैं 3 घंटे में पेपर भी पूरा हो और जाता है। बिल्कुल सर, देखा 3 घंटे से पहले सर। देखा आप लोगों ने, मतलब जो है समय का एक तरीके से किस तरीके से जोड़ करके सामने रखा जाए वो सीखना है। हाँ, अब मैं आपकी तरफ आता हूँ अबाउट लिंकिंग लॉस। सर मैं ये कहूँगी कि जैसे 2018 में मेरा नहीं हुआ था, तो उसी के बाद आपकी एक सीरीज़ आई थी पेपरथॉन, राइट। तो मैंने जितनी भी आपकी सीरीज़ थी वो हरियाणा बेस भी था, राजस्थान बेस भी था। मैंने आपके वीडियोस देख के सेम वो फॉर्मेट को अप्लाई किया और मैंने अपनी आंसर राइटिंग के अंदर जो जितने भी तरीके के मॉडिफिकेशन कर सकती थी तो वहाँ से मैंने ये सीखा। एंड यू वोंट बिलीव बट आपके जितने भी वीडियोस थे सब मैंने आंसर नोट डाउन किए थे, सेम उसी फॉर्मेट पे नोट डाउन किए थे, एक एक मतलब वीडियो इनके देख मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट निकलवाई जाए बिल्कुल, तो शायद मेरी वीडियो की आइडेंटिटी नहीं बहुत फुल रेड ब्लास्ट दिखा रहे हैं सर। स्टोरेज फुल जी, और है ना एक बात कहनी है सर। यस। अब इस बार जैसे मॉक इंटरव्यू दे रहा था मैं सर, तो मैंने 2 इंस्टीट्यूट के अंदर उनको पैनल को बोल दिया था मेरे रोल नंबर ये आप लिख लेना और चेक कर लेना, क्योंकि कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन हो गई थी हमारी। तो मैंने कहा सर ये मेरा रोल नंबर है और ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी 222 के अंदर ये मिलेंगे आपको। तो मैं इतना श्योर हूँ सर, और जिस तरीके की जो मैंने प्रिपरेशन करी थी उसने मुझे इतना यकीन दे दिया था, सिलेक्शन 100%। रैंक का मैंने खुद ने ही नहीं सोचा था, इसलिए मैंने कभी रैंक की कोई बात बोली नहीं सर। चाहे 100+ में, चाहे 120 हो, चाहे 130 हो, 2 तो कम कर देना, क्योंकि 2 मेरे भाई आने वाले हैं, दीपक भाई ध्यान रखना गंगानगर से, और हमारी यति भाई, सौरभ भाई। इनके अलावा ही आपके पास सीट है, ये 2 सीट तो पक्का खाएंगे। ये ऐसे घायल शेर हैं, मतलब अपने नाखून ऐसे तेज करके बैठे हैं, बस वैकेंसी आएगी नहीं और ये इंटरव्यू कॉल करेंगे और इंटरव्यू इस बार फोड़ेंगे। टीम आप भी नोट कर लो भाई, अगली बार जो भी वैकेंसी है हमें लिखना है, जैसे 100 है तो माउंट आबू से सौरभ भाई, गंगानगर से दीपक भाई, ये 2 आपको फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में देखेंगे इस बार। ठीक है, तो हम लोग भी थंबनेल पे 100-2 जो भी सीट आती है तो इस तरीके से मेंशन करना 100% सर, बिल्कुल करेंगे। देखो बात ये नहीं है, आप है ना विश्वास और अति विश्वास के बीच की डोर को महसूस करना। इन्होंने जिनके साथ मेहनत की है, जिन ग्रुप के अंदर इन्होंने है ना रातें काली की है ना, उस दम पर ये अपनी बात बता रहे हैं, उनके अपने मित्रों की योग्यता को एक तराजू में रखकर ये बात आपके सामने रख रहे हैं। और ये इसमें कहीं के है ना एक मित्रता का प्यार भी झलक रहा है और वो हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि देखो इनको इनके सीनियर्स ने हेल्प की, करेक्ट, लास्ट तक सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों भी और जितने भी कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी क्या करेंगे, अपने जूनियर्स की मदद करेंगे। और सच्ची मानवता तो यही होती है डियर, है ना। ज्ञान सर देने से ही बढ़ता है सर। एग्जैक्टली, सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अचरज सी बात है, जो बांटे त्यों त्यों बढ़े, बिन बांटे घटी चाहते हैं। तो ये तो होना ही चाहिए। और एंड में मैं कंक्लूड यहाँ पे कर देता हूँ कि 3 इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने इन दोनों की पर्सनैलिटी से ऑब्जर्व किए वो आपके सामने कंक्लूड करता हूँ। नंबर 1, अगर आप किसी कारण से एग्जाम को क्वालिफाई नहीं भी कर पाए हैं तो जिस किसी भी स्टेज तक एग्जाम के अंदर पहुंचे हैं उसका एनालिसिस जरूर करें। और अगर आप मेंस के एग्जाम तक पहुंचे हैं तो 100% अपनी आरटीए की कॉपीज निकलवाएं, और जो आपके दूसरे कंपेनियन कलीग वगैरह हैं उनसे भी क्या करें, उनको भी इंसिस्ट करें तुम भी निकलवाओ और एक दूसरे की कॉपीज का बेनिफिट लिया जाए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कहीं न कहीं जो है ना, जैसे इन्होंने स्पोर्ट्स को अपना एक बना के रखा था कि कहीं उनका एक प्लस पॉइंट रहा अपने आप में, जो इनको न हारने के लिए मजबूर करता था। न हारना, ध्यान रखना कि हार तो मेरे को माननी ही नहीं है, वहां पे वो प्लस पॉइंट रहा। थोड़ा सा वाइब्स हमेशा पॉजिटिव रखो हर चीज के अंदर। एक बात तो सही है कि मतलब कहीं जो है ना खुद को डाउन फील तो करवाना ही नहीं है, वो बहुत मायने रखता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इंटरव्यू के अंदर चाहे लास्ट में भी नंबर आ जाए ना, अपना एक्साइटमेंट लेवल जो है वो हाई ही रहना चाहिए, क्योंकि कई बार किस्मत का ताला एक ऐसी चाबी से खुल जाता है जिसका इमोशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास में होता है, लेकिन अगर वो इमोशन सामने वाले व्यक्ति के पास में अभिव्यक्त नहीं हो पाया, एक्सप्रेस नहीं हो पाया, तो वो चीज अधूरी रह जाएगी। करेक्ट, बिल्कुल। तो ये है पार्ट 1। आप पार्ट 2 के लिए कनेक्टेड रहना, और हमारे गजेंद्र जी के लिए और साथ ही साथ हमारे प्रतिष्ठ जी के लिए कमेंट बॉक्स में बहुत सारा प्यार जो है जरूर मेंशन करना। कोई आखिरी बात कुछ कहना चाह रहे हो आप अपने स्टूडेंट को, मतलब जो हमारे यंग आने वाले भावी जज साहब हैं या जज साहिबा हैं, उनके लिए एक मैसेज? जी, मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि अगर आपने कोई सपना देख लिया ना तो उसे पूरा करना है। मतलब कहते हैं ना कि जो चीज़ शुरू की है उसे ख़त्म करें, नहीं तो वो आपको ख़त्म कर देगी। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे जेब में पैसा रहे ना रहे, तन पे अच्छा कपड़ा रहे ना रहे, लेकिन जो अपने ऊपर विश्वास है ना वो नहीं हिलना चाहिए। साफ सुथरी बात, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अपना आप उस पोस्ट पे आओगे और अपना आप सारी चीज़ें मिलेगी। एक अभी जो मुझे इन दिनों सुनने को मिल रहा है कि ऐसे ही आपकी फिर जय जयकार होगी, तो सीरियसली आपके परिवार को वो सम्मान, वो प्यार, वो जय जयकार मिलेगी। लेकिन कब? जब आप अपने ऊपर जो विश्वास है उसको कभी भी हिलने ना दो, कभी भी डगमगाने ना दो। बस
बाकी सारे रास्ते खुल जाएंगे। दैट्स रियली अमेजिंग। अब प्रतीक जी आपके साथ में एक अलग सवाल के साथ मैं बिल्कुल एंड कर रहा हूँ। बिल्कुल। मुझे बताओ कि जब अपन प्रिपरेशन कर रहे थे तो कभी कभी ऐसे सपने, ऐसे ख्याल आते थे यार मेरा भी कोट होगा, हाँ मैं बिल्कुल भी, बिल्कुल सर। ऐसे फील होता था, बिल्कुल। मतलब एक नेम प्लेट का कभी ऐसा Of माइंड course, के अंदर, बिल्कुल सर बिल्कुल। मतलब कहीं कहीं पता है मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि आप लोगों को भी है ना ये ड्रीमिंग करनी चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि सपने सच नहीं होते, सपने सच होंगे बात की बात है, पहले हम सपने देखें तो सही, है ना। और सपने वो जो खुली आंखों वाले हैं, बंद आंखों वाले तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो मतलब आप भी जो है अपने टाइम के अंदर क्या है, जब भी मतलब कि मेरा जज, मेरा कोर्ट प्रीमाइसेस, मैं बैठी होंगी वहाँ पे, एक फील क्रिएट करता है, Agree. राइट, वो चीज़ होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि एक रियल टाइम अनुभव वाला ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू Thank you. सो मच। नमस्कार।